हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजय यादव। वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल द जीनियस फाउंडेशन। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आर्गोनोमेटेलिक केमिस्ट्री का लेक्चर 2, जिसमें हम कवर करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला जो रूल है, EN रूल जिसको बोलते हैं उसको। उसके अंतर्गत हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 16 इलेक्ट्रॉन रूल, ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने कुछ एक्सेप्शंस भी लिए हैं। यहाँ हम मेटल बॉन्ड कैलकुलेशन करना सीखेंगे और कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम कवर करेंगे। ये जनरली कंटेंट जो है मैंने मिसलर एंड टार, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5th एडिशन की बुक है, और अजय कुमार आर्गोनोमेटेलिक एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया है। ये लेक्चर आपके डिफरेंट टाइप के जो CSIR, नेट, गेट, IIT और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, ताकि ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस हम आपके लिए लगातार लाते रहें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब इससे पहले अगर हम बात करें कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि कुछ जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स हो गया, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया, तो ये डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी एक स्टेबिलिटी फैक्टर होती है। ठीक है, उसकी भी एक स्टेबिलिटी होती है। तो डिफरेंट टाइप के जो आपके मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स हैं वो डिफरेंट स्टेबिलिटी शो करते हैं। कोई बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, कोई कम स्टेबल होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या उसमें फैक्टर होता है, या इलेक्ट्रॉन किस तरह से उस स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। जिसमें हम जनरली जैसे कि बात करें, कोई जनरल आपका मेन ग्रुप एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट के जो आपके कंपाउंड्स हैं वो, और आपके जो इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स हैं वो, जैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो सभी कौन कौन से आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, या फिर वो ज़्यादा या मोर स्टेबल स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने मेन ग्रुप केमिस्ट्री और आर्गोनोमेटेलिक केमिस्ट्री की और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर बात की है। ये जो मेन ग्रुप केमिस्ट्री होती है उसमें आप लोग पता होगा कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें जो सेंट्रल एटम है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, आप ये बोल दीजिए कि जो अपने वैलेंस सेल में ऑक्टेट कंप्लीट रखते हैं, दैट इज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, वो जो है हायर स्टेबिलिटी शो करते हैं एस या करस्पॉन्डिंग टू अदर्स। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ तो CH4NH3, इसमें कार्बन के वैलेंस सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का वैलेंस सेल में खुद का 4 और 4 आपके हाइड्रोजन से जो शेयरिंग से मिला हुआ है। तो वैसे ही अमोनिया के भी आपके नाइट्रोजन में उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जनरली मेन ग्रुप केमिस्ट्री में आपके जो मेन ग्रुप वाले एलिमेंट के जो कंपाउंड्स होते हैं वो वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन रूल या 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं तो वो हायर स्टेबिलिटी को शो करते हैं। तो ये बोला जाता है कि ये जो है ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में ये जो आपका मॉलिक्यूल है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स जो है आपका, वो उसमें जो सेंट्रल एटम क्रोमियम है उसके वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होता है। और जब 18 इलेक्ट्रॉन होता है इसके वैलेंस सेल में तो काफ़ी ये जो है स्टेबिलिटी शो करता है, हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है एज कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। तो जनरली ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में ये जो आपका स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए क्या बोला जाता है कि जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, अपने वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, वो जो है आपके हायर स्टेबल होते हैं। वैसे ही अगर बात करें, आपको ध्यान क्या रखना है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ही ज़्यादातर लिए जाते हैं। और उसमें जैसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, उस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये ब्यूटी होता है कि वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करते, जबकि वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। दैट इज़ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जनरली ये देखा गया है
कि इसके वैलेंस शेल में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हाई स्टेबिलिटी, इवन आपके जो 18 इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं उनसे भी कभी कभी ये ज़्यादा हाई स्टेबिलिटी शो करते हैं। लेकिन इनमें ये भी टेंडेंसी पाई जाती है फ्रेंड्स कि चूँकि इसमें 16 इलेक्ट्रॉन रूल होता है, 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, दैट इज़ वैलेंस शेल में 16 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, इसलिए ये जो है एडिशन रिएक्शन भी शो करते हैं, जिससे ये 16 to 18 इलेक्ट्रॉन की तरफ भी जा सकते हैं। क्लियर है? ये आपका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं आगे लेक्चर में बढ़ूँगा तो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में आपको मैं आइसोलोबल एनोलॉजी का एक टर्म होगा, उसको हम जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको मेन ग्रुप केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में आपको आइसोलोबल एनोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिसमें ये आपके एक दूसरे के जैसे ही आपके प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्लियर है? इनकी स्टेबिलिटी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है, और किस तरह से ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप शो करते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि मेन ग्रुप केमिस्ट्री ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, वैसे ही ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री जो है 18 रूल फॉलो करते हैं। और इस ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में जो आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं वो 16 रूल फॉलो करते हैं, दैट इज़ विल्किंसन कॉम्प्लेक्स, वस्कस कॉम्प्लेक्स और जीसस साल्ट एट्सेट्रा जो आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। और आगे जब हम इस लेक्चर में बढ़ेंगे तो हम विल्किंसन कॉम्प्लेक्स, वस्का कॉम्प्लेक्स, जीसस सॉल्ट, ये सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। काउंटिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये जो आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल जब हम काउंट करते हैं कि वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है कि 16 है कि आपके 14 है 15 है कि कितने इलेक्ट्रॉन उस मेटल के वैलेंस शेल में कंटेन हैं, उनको हम कैसे काउंट करते हैं। तो उसके लिए दो मेथड है, मेथड ए और मेथड बी। मेथड ए में इसको डोनर पेयर मेथड, ऑक्सीडेशन स्टेट या आयनिक मेथड भी बोला जाता है। तो दूसरे मेथड में क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड मेथड या कोवैलेंट मेथड बोलते हैं। ये दोनों ही मेथड से आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल या फिर आप ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं कि वो कौन सा कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन फॉलो कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? दोनों ही मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों में ही आपका जो है सेम रिजल्ट आता है। बस इनमें जो आपका कंसिडरेशन है कि किस टाइम पर हम कहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करते हैं, किस में हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसीडर नहीं करते, उन सब चीज़ों को, कब हम कितने इलेक्ट्रॉन पर लिगेंड लेते हैं और किस लिगेंड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो इन दोनों मेथड में चेंज होते जाता है। ठीक है? लेकिन फाइनली आपका जो दोनों रूल से जो है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सेम निकलते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि कौन से मेथड में कौन सा रूल फॉलो होता है। देखिए ये जो आपका ऑक्सीडेशन नाम से ही समझ आ रहा होगा कि डोनर पेयर मेथड, ऑक्सीडेशन स्टेट या आयनिक मेथड है, तो इसमें हमको ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसीडर करना पड़ेगा। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करना पड़ेगा तो देखिए दिस मेथड कंसीडर लिगेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल। मतलब इस मेथड में जो भी लिगेंड होंगे आपका क्या आपको कंसीडर किया जाता है कि वो जो आपके लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करते हैं, दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। साथ ही टू डिटरमाइन द टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट द चार्ज ऑन ईच लिगेंड। और साथ ही आपको ध्यान देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज चार्ज ऑन ईच लिगेंड एंड फार्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, दोनों को ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ऑब्वियसली इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड है तो इसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता रहना चाहिए। और मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने के लिए आपके ईच लिगेंड जो लिगेंड होते हैं उसमें कौन सा लिगेंड कितना चार्ज शो कर सकता है या फिर वहाँ पर किस चार्ज पे वो प्रेजेंट्स है, ये आपको पता होना ही चाहिए। तो इस मेथड में अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो इसमें कुछ आपको डिफ़िकल्टीज़ इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा टफ लगने जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको लिगेंड में चार्ज क्या है ये पता होना चाहिए, फिर उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में मेटल की तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जितना आपको कंसीडर करना है उतना आप
नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पर गलती होने के चांसेस हैं। क्लियर है? लेकिन अगर हम उसको न्यूट्रल लिगेंड मेथड की तरफ अगर आते हैं, तो न्यूट्रल लिगेंड मेथड किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है या किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन काउंटिंग में इन्वॉल्व होता है, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा हमारे लिए ज़्यादा इजी है, क्योंकि दोनों जब सेम ही चीज़ है, दोनों से ही हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल फाउंड कर सकते हैं, तो जो इजी वे जाएगा उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, दिस मैथड यूज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वुड बी डोनेटेड बाय लिगेंड टू इलेक्ट्रॉन इफ दे वेयर न्यूट्रल। इस मेथड में ये अच्छी चीज़ है कि इसमें ये बोला गया है कि जो न्यूट्रल लिगेंड होंगे, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो लिगेंड जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को। क्लियर है? बट फॉर इनऑर्गेनिक लिगेंड दिस इज यूजुअली मीन्स दैट लिगेंड्स आर कंसीडर्ड टू डोनेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज एज फ्री आयन। अब अगर बात आती है कि इनऑर्गेनिक लिगेंड जब अगर निगेटिव चार्ज कंटेन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे यहाँ पर, जो मेटल को वो डोनेट करेगा। तो एक चीज़ अच्छी बात क्या है कि आपको अगर पता है कि कौन सा लिगेंड में कितना निगेटिव चार्ज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेना क्या है, जितने निगेटिव चार्ज उसी के इक्वल वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्लियर है भाई? जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो देखो क्लोरीन के, आपको क्लोरीन जब जुड़ता है किसी मेटल में, तो आपको पता होगा कि क्लोरीन जो है माइनस चार्ज कैरी करता है, क्लोराइड फॉर्म में प्रेजेंट्स होता है। तो क्लोरीन इज़ अ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्यों? क्योंकि चार्ज ऑन फ्री आयन, क्लोरीन में जब फ्री चार्ज मतलब फ्री क्लोराइड फॉर्म में जब होता है, तो उसके ऊपर -1 चार्ज होता है, और -1 चार्ज होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। वैसे ही अगर ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन में -2 चार्ज होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। नाइट्रोजन अगर फ्री फॉर्म में है, अपने नाइट्रोजन के फॉर्म में है, तो उसके ऊपर -3 चार्ज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। The oxidation state of metal does not need to be specified to determine the total electron count by this method. इस मेथड में आपको ये ज़्यादा इजी है कि आपको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा। आपको देखिए यहाँ पर, इसको सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए, क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगा, उसके अकॉर्डिंग उसमें आप इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे। लेकिन न्यूट्रल मेथड में आपको मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान सिर्फ क्या रखना है, उस यहाँ पर ध्यान सिर्फ आपको कौन से लिगेंड में कितना चार्ज होता है वो ध्यान रखना है। निगेटिव चार्ज वाले कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वो जितने उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है उतने ही उसको इलेक्ट्रॉन वो मेटल को देता है। और अगर वो न्यूट्रल है तो वो सभी न्यूट्रल लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं एक साइड से। क्लियर है? तो यहाँ पर चार्ज ऑन ईच लिगेंड तो यहाँ भी याद करना था, चार्ज ऑन ईच लिगेंड यहाँ भी याद करना था, लेकिन यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस मेथड में याद रखना था, लेकिन इसमें नहीं रखना था। तो मैं तो आपको एज ए स्टूडेंट यही कंसीडर करूँगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो न्यूट्रल लिगेंड मेथड, जिसको हम कोवेलेंट मेथड भी बोलते हैं, उस मेथड से आप क्या करें, कैलकुलेट करें। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और इन चीज़ों को समझेंगे भी कि कैसे ये हमको कौन सा मेथड ज़्यादा हेल्पफुल और ज़्यादा इजी वे में काउंट कराता है इलेक्ट्रॉन को, और कम समय में हम किसको आसानी से एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर पाएँ। एग्जांपल जैसे कि अगर मैं CrCO6 लेता हूँ, तो देखिए CrCO जो हेक्सा कार्बोनिल का जो क्रोमियम है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्रोमियम एटम हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन। मैं कैसे 6 लेता हूँ, 4 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, ये मेटल टू मेटल कैसे वेरी होगा उसको मैं अगले स्लाइड में आपको बताऊँगा। इसी लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे और अच्छे से करेंगे, ताकि हमको सब पूरी तरीके से याद हो जाए कि किस एलिमेंट या किस ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हमको वैलेंस शेल में लेने हैं। क्रोमियम का आपको पता होगा कि
क्रोमियम जो है आपका वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, एस में 2 और डी में 4। क्लियर है? तो ये जो है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रखता है आउटसाइड द नोबल गैस कोर, मतलब नोबल गैस कोर में ये जो है आपको 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, दैट इज वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखता है। और CO जो है वो आपका एक्ट एज अ डोनर, कंसीडर टू एक्ट एज अ डोनर 2 इलेक्ट्रॉन, एक जो आपका CO है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अगर आप करेंगे तो क्रोमियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और 6 कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 दूनी 12। तो उस कंडीशन में अगर मैं देखूं कि वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो गए आपके 18 इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि ये जो है आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करें। हेक्सा कार्बोनिल का क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है और जो आपका कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है वो हाईली स्टेबल होते हैं और ये जो है थर्मली स्टेबल होता है। इट कान बी सब्लाइम्ड विदाउट डिकम्पोजिशन। क्लियर? तो काफ़ी हाई स्टेबल कॉम्प्लेक्स है ये कार्बोनिल का क्रोमियम के साथ, जब वो क्रोमियम के साथ हेक्सा कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में जुड़ा रहता है। क्लियर है? देखिए, अगर मैं इसी क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स को अब डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो ध्यान देना, यहाँ पर ये क्रोमियम CrCO5 है, तो क्रोमियम का तो 6 होता है, लेकिन एक कार्बोनिल का 2, तो 5 दूनी 10, 10 और 6 16, दैट इज़ ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। वैसे अगर एक कार्बोनिल और बढ़ा देता हूँ, इसमें 6 से 7 कर देता हूँ, तो वो कितना हो जाएगा 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ये 16 और 20 दोनों ही कंडीशन में काफ़ी लेस स्टेबल थे, एज नोन एज ट्रांजिएंट स्पीसीज। ये जो है आपके ट्रांजिएंट स्पीसीज हैं, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो जनरली ऑक्सीडाइज होकर के या फिर रिड्यूस होकर के आपका 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये उतना स्टेबल नहीं होते। तो आप ये बोल सकते हैं क्या कि चाहे 20 हो चाहे 16 हो, दोनों ही कंडीशन में ये जो है स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है। दैट इज़ जब वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है तब वो आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्लियर है? अब इसी के अब हम आयंस को ले लेते हैं। आयंस, अब ये तो आपका इवन इलेक्ट्रॉन्स थे, अब ऑड इलेक्ट्रॉन की तरफ चलते हैं। तो जैसे देखिए 17 इलेक्ट्रॉन, अब इसी क्रोमियम CrCO6 में एक प्लस लगा देता हूँ, दैट इज़ यहाँ पर एक प्लस, दैट इज़ एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो 18 में एक घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और जब 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएगा, या आप इसमें माइनस रखेंगे तो माइनस में दैट इज़ 18 में एक जोड़ दीजिए, तो माइनस जब चार्ज रखेंगे, दोनों ही बहुत ही लेस स्टेबल हैं और ये बहुत ही जल्दी 18 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने के लिए ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होकर के आपके 18 इलेक्ट्रॉन वाले कॉम्प्लेक्स में चेंज होने की टेंडेंसी रखते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल जो कि अच्छी बुक से लिया गया है, ये जो आपका एग्जाम्पल है इसमें हम दोनों मेथड से कैलकुलेट करके ये देखते हैं कि कौन सा मेथड हमारे लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत इजी वे में चलता है, जिसको हम काफ़ी जल्दी सॉल्व कर पाएँ। तो ये जो है आपका एक साइक्लोपेंटाडाइनिल कार्बोनिल और क्लोरीन का आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो है डिफरेंट आपके जो है लिगेंड यूज़ में लिए गए हैं, और डिफरेंट लिगेंड अगर यूज़ में लिए गए हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से इन डिफरेंट लिगेंड्स को हम यूज़ में लेते हैं डिफरेंट टाइप के मेथड्स के लिए। तो अगर मैं आपको पहला मेथड दिखाऊं तो देखिए, पहले मेथड में हम क्या बोले कि हमको पता होना चाहिए कि कितना चार्ज होता है किसके पास, लिगेंड के पास। तो जब मैं आपको कुछ लिगेंड्स के यहाँ पर जो चार्ज हैं और उनकी जो नंबर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन है उसको इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा, और कुछ लिगेंड्स को जो इम्पोर्टेंट्स हैं उसको हम इसी लेक्चर की कड़ी में आपका दूसरे
नेक्स्ट जो आने वाला लेक्चर है उसमें मैं डिस्कस करूँगा। अगर यहाँ मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो हम बारी बारी से कंटिन्यू इन चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए, तो पहले मेथड में हम क्या बोले कि पहले मेथड में हमको ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना चाहिए, किसका, आयरन का। अब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होने के लिए हमको पहले तो लिगेंड का पता होना चाहिए। तो आपका ये जो eta5C5H है, H5 है, वो माइनस चार्ज कैरी करता है। तो एक माइनस, तो ये तो आपका एक हो गया माइनस इसका C5H5 का। कार्बोनिल तो न्यूट्रल होता है, तो कार्बोनिल में कोई चार्ज नहीं है। देखिए क्लोरीन में एक माइनस, तो एक यहाँ पर एक क्लोरीन में माइनस है, तो एक क्लोरीन का माइनस और एक C5H5 का माइनस, तो यहाँ पर दो माइनस है। लेकिन अगर मैं ध्यान दूँ तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं है, मतलब मेटल जो है आपका 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। क्लियर है क्या भाई? तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमको सही तरीके से आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। समझ आया क्या? मतलब कोई भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने में आपसे चूक हुई और आप गलती कर देंगे। तो हमको थोड़ा सा इस मेथड में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है, लेकिन किस तरह से अगले मेथड में हमको चीज़ें थोड़ी आसान होंगी, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? मैं इसके बाद आपको लिगेंड्स और मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं उन सभी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। देखिए, अगर आयरन है तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अब 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये 2+ कंडीशन में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया, माइनस। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा तो 8 से आयरन जो है कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने इस 18 इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन में 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए C5H5 जब माइनस फॉर्म में होगा तो बताइए यहाँ पर ये जो है 6 इलेक्ट्रॉन काउंट करता है क्या? पर लिगेंड आपका जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना रहता है किसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन इसका जो डोनेटिंग साइड है, आप ये बोलते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है ये C5H5 माइनस, तो इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक कार्बोनिल का 2, तो 2 कार्बोनिल है इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन में माइनस है, और पर एटम या पर लिगेंड आपका जो है यहाँ पर एक क्लोरीन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल अगर बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि न्यूट्रल लिगेंड मेथड किस तरह से हेल्पफुल है हमारे इस कैलकुलेशन के लिए। तो इसी एग्जांपल को मैं न्यूट्रल मेथड में कैलकुलेट करता हूँ। तो हमको इसमें जो है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट को पता लगाने की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, इसमें देखिए आयरन का जो एटम है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का जब अभी हमको कैलकुलेट नहीं करना रहता, तो हमको सिर्फ क्या ध्यान देना है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो आपको पता है आयरन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब बताइए eta5C5H5 क्लियर है, कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये? तो ये 5 इलेक्ट्रॉन देता है। इन सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन देता है। अब कार्बोनिल तो न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड नहीं था, तो आपके जनरली ये जो आपका CO है वो 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। और क्लोरीन में क्या होता है, -1, और जितने माइनस चार्ज उतने ही आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है। तो क्लोरीन माइनस होता है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो 8, 5, 13 और 5 18। तो इस मेथड में देखिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ भी आपका 18 आया। तो इसमें देखिए आपका ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको ध्यान ज़्यादा नहीं लगाना था, आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है कि कौन से लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जब वो कितने चार्ज में होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि C5H5 में 1 माइनस होता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो डिफरेंट टाइप का डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि eta5 दे रहा है ये, तो eta5 दैट इज़ 5 इलेक्ट्रॉन इसको काउंट करने रहते हैं। मैं इसको डिस्कस करूँगा। जब ये eta3 होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और जब eta1 होगा तो एक कार्बन जब जुड़ा रहेगा तो वो C-
जो C5H5 माइनस होता है वहाँ से जुड़ता है, तो उस कंडीशन में वो एक इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। क्लियर है भाई? तो अगर मैं आपको अगर ईजीएस्ट वे की बात करूं तो मैं यही बोलूँगा कि आप हमेशा क्वेश्चन को न्यूट्रल लिगेंड मेथड से सॉल्व कीजिए, आपको ये आसान जाएगा सॉल्व करने में। अब मैं बात करता हूँ मास्टर इक्वेशन की, एक ऐसा इक्वेशन जिसके हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकें। चाहे वो मेटल मेटल बॉन्ड पूछे कि कितना बॉन्ड ऑर्डर है दो मेटल के बीच, क्लस्टर के जो क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं कि क्लस्टर है तो उसमें मेटल मेटल बॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। क्लियर है? इनकैप्सुलेटेड एटम कौन सा यूज़ हो रहा है वो पूछ सकता है, कौन सा मेटल यूज़ हो रहा है वो पूछ सकता है, और आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो पूछ सकता है। तो चलिए बात करते हैं उस इक्वेशन की। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, मैं क्या करूँगा कि हर क्वेश्चन जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो इन सभी चीज़ों को फार्मूले को अगर मैं बार बार मैं लिखूँगा, क्योंकि इन जो मैं जितने भी आपको यहाँ पर स्टेप्स दिखाए हैं वो अभी सभी आपको यूज़ में करने हैं, भले उसका रोल वहाँ पर ना हो लेकिन हमको कोई स्टेप भूलना नहीं है, ताकि थोड़ा सा भी अगर आप इनमें से एक स्टेप को भूल गए तो इसमें गलती होने के चांसेस हो जाएंगे। जैसे कि नंबर ऑफ मेटल इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने मेटल हैं और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके जोड़ना है किससे, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, और जितने नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड होंगे उतने ही पर जो मेटल है आपके पर मेटल मेटल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करना है कि एक मेटल मेटल बॉन्ड में आपका जो है 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, तो कितने मेटल मेटल बॉन्ड वहाँ पर दिए गए हैं उसको वहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मेटल मेटल बॉन्ड है तो 2 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन, उसको जोड़ना है प्लस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनकैप्सुलेटेड एटम कि इलेक्ट्रॉन कितने मिलते हैं इनकैप्सुलेटेड एटम में। जैसे कि एक कैविटी है उसमें आपका कार्बन जुड़ गया तो कार्बन जो है उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, नाइट्रोजन जो है उसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो इनकैप्सुलेटेड एटम आपको कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे हैं उस 18 इलेक्ट्रॉन रोल को कैलकुलेट करने में, और 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन तो कितने नंबर ऑफ लिगेंड हैं इसको आपको ध्यान में देना है, प्लस माइनस चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। प्लस कब होगा, जब निगेटिव चार्ज होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस कंडीशन में निगेटिव प्लस कर देना, क्योंकि जितना निगेटिव होगा उतना जुड़ेगा इसमें, और माइनस कब करोगे, घटाओगे कब, जब पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला है तो 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, और ये बराबर होगा किसके, 18 इंटू नंबर ऑफ मेटल, कि उस कॉम्प्लेक्स में कितना मेटल दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देना 18 से। क्लियर है? तो अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा तो 18 इंटू नंबर ऑफ मेटल के बराबर ही वो आएगा। जैसे कि आपका यहाँ पर 2 मेटल हैं क्रोमियम के, तो वहाँ पर क्रोमियम का 2 इंटू कर दोगे तो 18 36। तो इस तरह से वो आपका जो है फार्मूला जो है यूज़ में लिया जाता है। आपको इसको बहुत ध्यान देना है, कुछ में इसमें वेरिएशन पाया जाएगा लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये जो है आपका एप्लीकेबल होता है, काफ़ी हेल्पफुल है। इस इक्वेशन को आप याद में रखेंगे ही। क्लियर है? इन सभी का जो योग है वो 18 इंटू नंबर ऑफ मेटल के बराबर होगा। चलिए अब बात करता हूँ मैं डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आप किसके लिए लेंगे। आपको डी ब्लॉक एलिमेंट याद है कि नहीं, अगर याद नहीं है तो किस तरह से उसको याद करने हैं। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता क्या है, D1 और इधर S2, और ये क्या होता है आपका S2 D2। इसी तरह से यहाँ पर S2 D3, S2 D3। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कि क्या होता है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में
वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 4, इसके में 5 और इसके में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। तो यहाँ पर मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट को उसके 3D सीरीज को यहाँ पर मेंशन किया है, 3D सीरीज को मेंशन किया है। याद कैसे करते हैं आप? साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकॉल नहीं छूटेगा जनाब। आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसको सबको पता है ऑलमोस्ट इसको याद करने का तरीका। और एज अ CSIR नेट गेट स्टूडेंट आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीज़ें पता होंगी। क्लियर है? अगर नहीं हुए तो आप इसको याद कर लीजिए। अगर आपको ट्रांजिशन एलिमेंट ही याद नहीं है, उसका पोजीशन याद नहीं है, उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद नहीं है, तो आप ये जो क्वेश्चन है या इस तरह से क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करने में काफ़ी परेशानी होगी। क्लियर है? अब चलिए बात करते हैं 4D की। तो 4D में ध्यान देना, देखिए ये जो है आपका 4D सीरीज है। इसके लिए अच्छी बात क्या है कि इसके लिए जो आपका ये D1 वाला जो 4D1 वाला जो आपका ग्रुप है उसमें सेम ही कंडीशन होगा। उसके लिए भी आपको 3 इलेक्ट्रॉन लेना है। जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए भी 4 देना है। वेनेडियम और नियोबियम के लिए भी आपके 5 लेने हैं। तो सेम ग्रुप के लिए आपको सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है। क्लियर है? याद कैसे करते हैं आप? यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा। क्लियर है? वैसे ही अगर बात करें 5D की, तो 5D क्या है उसको आप, ये जो है आपका ये 5D सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको भी आप याद करने के तरीके, ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी। ठीक है? अब मैं आपको ये जनरली आपको सबको याद रहता है, पता है कि ये जो लेफ़्ट टू राइट है वो सबको याद रहता है। और आपको लेफ़्ट टू राइट याद रहने के साथ साथ जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए अप टू डाउन भी आपको जो एलिमेंट्स हैं कि कौन से ग्रुप में कौन सा मेंबर जो है यूज़ में लाया जाता है या उसका पोजीशन किस मेंबर किस ग्रुप में लोकेटेड है, उसको याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप कुछ समय बचा सकें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो कैसे याद करते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लिखते चलेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। स्केडियम, यूट्रियम और लैंथेनम ये तो आप सब जानते हैं, शुरू के ही हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, शुरू वाला तो सबको याद रहता है। देखिए टाइटेनियम, जिरकोनियम और हफनियम के लिए क्या, जिसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेना है, क्या लिखोगे? टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। वेनेडियम, नियोबियम और इसके लिए क्या लिखेंगे आप? वेनेडियम से वे नवाब थे, वे नवाब थे। इसके लिए क्या लिखेंगे? क्रोमियम के लिए करोड़ों, मोबाइल, मोलिब्डेनम के लिए मोबाइल, करोड़ों मोबाइल, टंगस्टन के लिए वाला, तो करोड़ों मोबाइल वाला। क्लियर है? वैसे ही मैग्नीज के लिए, मैग्नीज वाले ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे? मन तक रे, मन तक रे। इसके लिए क्या लिखेंगे? आयरन वाले ग्रुप के लिए फिर रूठा ओसामा, फिर रूठा ओसामा। और देखिए इसके लिए कोबाल्ट सीरीज के, कोबाल्ट ग्रुप के लिए कौन रहेगा इधर, कौन रहेगा इधर। और निकिल ग्रुप के लिए क्या क्या याद रख सकते हैं आप? नहीं पढ़ेगा पीटेगा, नहीं पढ़ेगा पीटेगा। और कॉपर के लिए क्यों आगे आऊं, क्यों आगे आऊं। क्लियर? और जिंक, कैडमियम और मरकरी तो आप लास्ट वाला तो याद ही रखते हैं। ठीक है? तो ये याद करने के तरीके थे। लेफ्ट टू राइट भी आपको याद होने चाहिए। और जब हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ अप टू डाउन आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अप टू डाउन पता होना चाहिए कि मोलिब्डेनम किस ग्रुप का मेंबर है, तो उसके लिए कितने मेरे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन
ऐड करने हैं। क्लियर है भाई? तो अगर यहाँ पर जैसे कि D5 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कैलकुलेट करते हैं हम, तो अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना, तो 5 से 2 निकाल दोगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होंगे यहाँ पर तो उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको कम करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल मेटल बॉन्ड को डिस्कस कर देता हूँ कि जब आपका मेटल मेटल बॉन्ड एक हो तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, और नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड 2 हैं तो ऑब्वियसली 4। क्यों? क्योंकि अभी फार्मूले में बताया कि 2 इंटू नंबर ऑफ मेटल्स, तो यहाँ पर आप 2 नंबर ऑफ मेटल्स कितने हैं 2, और नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं 2, तो ये आपका 2 दूनी 4। नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड 3, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 लेना है। तो इस कंडीशन में जब नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स आपके 2 हैं तो आपके सॉरी 1 है तो 2, 2 है तो 4, 3 है तो 6 और 4 है तो 8। तो ये आपको इतने नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कंसीडर करने हैं। अब मैं कुछ लिगेंड्स को यहाँ पर बता देता हूँ कि कुछ लिगेंड्स जो जब ये लिगेंड्स होंगे तो हम न्यूट्रल एटम मेथड में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। चलिए देखिए, जब हाइड्रोजन होगा तो न्यूट्रल एटम मेथड में आपको 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर जब वो लिगेंड के फॉर्म में यूज़ होता है तो हाइड्राइड फॉर्म में होता है, तो ये H माइनस के फॉर्म में होगा, तो उसके लिए जितना माइनस उतना इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा मेटल को। तो न्यूट्रल एटम मेथड में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में जाते हैं तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन ही काउंट करना पड़ता है उसको। क्लियर है? वैसे ही क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब में माइनस चार्ज होता है, तो 1 माइनस, तो 1 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम मेथड में, और आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में इसको कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करना रहता है 2 इलेक्ट्रॉन। OH और OR दोनों में OH माइनस OR माइनस रहता है, तो न्यूट्रल एटम मेथड में जितना निगेटिव चार्ज उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 1। लेकिन जब ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेगा। साइनाइड में क्या होता है, चार्ज भी -1, तो माइनस में तो न्यूट्रल एटम मेथड में 1, और आपका जब साइनाइड को ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आप लोगे और ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से जब सॉल्व करना चाहेंगे आप क्वेश्चन को, तो उस कंडीशन में आपको 2 इलेक्ट्रॉन पर साइनाइड कैलकुलेट करना है। CH3 Cr3, अभी देखो कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, दैट इज़ कार्बन पे एक माइनस है, तो जितना माइनस उतना ही आपका न्यूट्रल एटम मेथड में इलेक्ट्रॉन काउंट, और ऑक्सीडेशन स्टेट में 2। जब NO होगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये दो अलग अलग कंडीशंस में इनको 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करते हैं, डोनेट करते हैं मेटल को। जब NO बेंट फॉर्म में हो और NO लीनियर फॉर्म में हो, तो जब NO बेंट फॉर्म में होता है तो NO में माइनस होता है, क्या होता है माइनस, और जब NO में माइनस होगा तो माइनस चार्ज होने के कारण जितना माइनस उतना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम मेथड में, तो 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब यही NO जो है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में जाता है तो पर लिगेंड आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। और जब यही NO लीनियर होता है, तो NO जब लीनियर होता है तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, तो उस कंडीशन में न्यूट्रल एटम मेथड में आपको ध्यान रखना है, ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। NO जब लीनियर होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में तो हमको चार्ज से मतलब नहीं है, पर लिगेंड आपको 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ता है। क्लियर है? तो कार्बोनिल और Pr3, अब देखिए ये जो है आपके न्यूट्रल है, क्या है, ये ऐसे आपके लिगेंड होते हैं जो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं और उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो न्यूट्रल वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही मेथड में 2-2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं पर लिगेंड। अमोनिया और H2O ये भी न्यूट्रल है, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। CRR, तो ये तो कार्बिन है, और कार्बिन इसमें आपको कार्बिन के लिए 2 न्यूट्रल एटम मेथड में और 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में
कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें इथाइन की, तो इथाइन तो ये भी न्यूट्रल है, तो इसके लिए भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन और इस मेथड में भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है। CNR तो यहाँ पर ये भी इसमें 2 और 2 दोनों में 2 लिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा है, ये नए R से जुड़ा है, कार्बन की वैलेंसी अभी भी कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर ये भी 2 आपका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम मेथड में भी और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में भी काउंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लिगेंड्स यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ऑक्सीजन और सल्फर यहाँ पर देखिए, तो जब ये डबल बॉन्डेड फॉर्म में जुड़े होंगे दोनों, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में न्यूट्रल एटम मेथड में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में -2, सल्फर में -2। लेकिन जब ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको कैलकुलेट किया जाता है तो ऑक्सीजन 2- या सल्फर 2- के लिए 4 इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है। क्या किया जाता है? 4 इलेक्ट्रॉन। और अगर बात करें eta3C3H5 दैट इज पाई एलाइल सिस्टम के लिए, तो इसके लिए तो 3, लेकिन आपके C3H5- उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है। समझ आ रहा है भाई? अगर बात करें कार्बाइन की, तो Cr में 3- ये मेटल के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, तो न्यूट्रल एटम मेथड में 3 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है और ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो दोनों ही कंडीशन में कार्बाइन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है। नाइट्रोजन की अगर बात करें, तो नाइट्रोजन में न्यूट्रल एटम मेथड में तो 3, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में N3- नाइट्राइड फॉर्म में यहाँ पर N3- फॉर्म में 6 इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं। एथिलीन डाइएमीन की अगर बात करें, तो एथिलीन डाइएमीन में 2 नाइट्रोजन होता है, तो 2 नाइट्रोजन दोनों न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पर 4 न्यूट्रल एटम मेथड में और 4 ही ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 पर नाइट्रोजन इंक्लूड किए जाते हैं। बाईपैराडीन में भी 2 नाइट्रोजन होते हैं, बाईपैराडीन में भी, तो 4 इसमें भी और 4 इसमें भी। ब्यूटाडाइन तो डाई-इन है, तो यहाँ पर भी ब्यूटाडाइन, ये लो, तो ब्यूटाडाइन में 2 एल्कीन है, एक एल्कीन 2, तो दूसरा वाला वो भी 2, तो 2 और 2 4, दोनों में ही आपका 4 इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है। eta5C5 साइक्लोपेंटाडाइनिल, जब eta5 से जुड़ा रहेगा वो, तो eta5 जो है उसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम मेथड में, लेकिन पिछले एग्जांपल में आपको दिखाया था C5H5- जब फॉर्म होगा तो यहाँ पर उसको 6 इलेक्ट्रॉन इंक्लूड किया जाता है। eta6C6 मतलब बेंजीन जो है 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों में ही 6 इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है। eta7 के लिए 7 इलेक्ट्रॉन जो है आपका साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल के लिए 7 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम मेथड में, लेकिन जब C7H7+ है तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर इसको कंसीडर किया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको लिगेंड के चार्ज और उनके द्वारा नंबर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन ही अगर याद करने हैं तो मैं गलत नहीं हूँगा। आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है तो आपको लिगेंड्स के ऊपर चार्ज और उनके द्वारा जो डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स हैं उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने रहते हैं उनको आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आप इतना एनालाइज कर पा रहे होंगे कि वेरिएशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है किसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में। तो क्यों ना आप न्यूट्रल एटम मेथड में आप इन चीज़ों को अप्लाई करें और न्यूट्रल एटम मेथड को आपको पता रहे कि मतलब कितने इलेक्ट्रॉन किस लिगेंड के द्वारा किस कंडीशन में दिए जाते हैं, तो आपसे आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज 13.1 ये मिसलर एंटायर 5th एडिशन का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है डिटरमाइन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट फॉर द ट्रांजिशन मेटल इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं और आपको बताने हैं कि कौन कौन से जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है, देखिए आयरन का टेट्रा कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स है जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2- चार्ज है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे,
तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन कौन से ग्रुप में आता है ट्रांजिशन या पीरियोडिक टेबल के, या फिर जो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो ग्रुप है उसमें कौन से जगह पर इसका लोकेशन है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो आपको पता होगा कि आयरन में D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और S2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वैलेंस शेल में। तो हमको पता है कि ये जो है 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा न्यूट्रल एटम मेथड। मैं सॉल्व करूँगा इसको न्यूट्रल एटम मेथड से। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो किसका हो जाएगा, आयरन का हो जाएगा। इसमें देखो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसीडर नहीं किया हूँ, क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एटम मेथड में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर है। अब देखिए कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल को मैं जोड़ देता हूँ, तो प्लस कार्बोनिल, एक कार्बोनिल कितना होता है 2, न्यूट्रल एटम मेथड है, न्यूट्रल एलिगेंट है तो 2 देगा, और 2 और कितने हैं 4 हैं, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, प्लस इसमें कितना चार्ज है 2 माइनस, तो 2 माइनस जो है इसको माइनस होने के कारण दैट इज ये लिया है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दूंगा, तो टोटल कितना हो जाता है ये 8 और 4 दूनी 8 16, 16 और 2 18। तो पहले के लिए कितना आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो पहला वाला तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। क्लियर है। अब ऐसे ही आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। मैं इसमें से आपको ये सी वाला जो है सॉल्व करके बताता हूँ। सी वाले में देखिए आयरन का ही कॉम्प्लेक्स है। आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आयरन में न्यूट्रल एटम मेथड में कितना इलेक्ट्रॉन का वो करते हैं, लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, D6 और S2, गुड, प्लस ईटा 3 जब C5H5 होता है तो कितना इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, तो इसके लिए 3। जब ईटा 5 होता है तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन लिया जाता है न्यूट्रल एटम मेथड में 5, और कार्बोनिल न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड के लिए 2। कोई चार्ज है क्या इसके ऊपर, कोई चार्ज है क्या इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स में, बिल्कुल नहीं। तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये, तो देखिए 8 3 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18। तो ये भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। चलो डी वाला देखते हैं, सॉल्व करते हैं। डी वाले में देखना यहाँ पर 2 कोबाल्ट है, और जब 2 कोबाल्ट होगा तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोबाल्ट कितना होता है, आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, तो आयरन में 8, तो कोबाल्ट में 9। क्लियर है। कितने कोबाल्ट हैं 2, तो 9 × 2, प्लस यहाँ पर कार्बोनिल कितने हैं 8, एक कार्बोनिल कितना देता है, न्यूट्रल है इसलिए 2, तो 8 दूनी 16। कितना होगा, तो फार्मूला क्या था 18 × नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ मेटल कितने हैं 2, कोबाल्ट 2 है तो 2। तो इसका एडिशन जो है इसके बराबर होना चाहिए, तब ये 18 रूल को फॉलो करेगा। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके। 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा ये 6 और 6 12, 12 और 2 14 का 4, हासिल आई 1, तो 1 और 1 2 और 1 3, 34 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर इसको बराबर कितना होना था 18 दूनी 36। अब कोई बोलेगा मेरे को कि सर यहाँ पर कैसे गलती हो गई, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि ये जो दोनों कोबाल्ट है उसके बीच सिंगल कोबाल्ट मेटल बॉन्ड है, और एक मेटल बॉन्ड के लिए कितना, तो देखो मैं फार्मूला में आपको जानबूझ के भूला, क्यों? क्योंकि आपको जो मैं मास्टर इक्वेशन बताया था उस मास्टर इक्वेशन को
आपको सभी जगह, आपको सभी स्टेप्स को आपको लाइन से याद रखने हैं। किसी भी स्टेप को आप भूलोगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बताओ कितने मेटल मेटल बॉन्ड, एक मेटल बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। कितना मेटल मेटल बॉन्ड है, 1। तो यहाँ पर अब इसको जोड़ दीजिए, तो 2 यहाँ पर जब ये जुड़ेगा 2 तो 34 और 2 कितने हो जाते हैं, 36। अब देखिए ये बराबर हो गया, दैट इज ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। या फिर और कैसे याद करते हैं आप कि ये 36 है, आपको एक कोबाल्ट के लिए निकालना है तो 32 है तो 36/2, तो आपको क्या आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। ये बी वाला आपको होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट में लिखिए, ठीक है, कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है कि नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं इसके वैलेंस शेल में। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल फॉर द फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये क्वेश्चन आपके CSIR में इस पैटर्न के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और अभी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब क्या पूछा है, आपको ये नहीं बताया है कि कितने मेटल्स होंगे, कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल यहाँ पर 3D सीरीज फर्स्ट रो पूछा है ना आपको, दो आइडेंटिफाई द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल। तो 3D सीरीज का कौन सा मेटल होगा जो इस कॉम्प्लेक्स में फिट खाएगा जब वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। तो मेरा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल इनटू नंबर ऑफ मेटल प्लस मेटल बॉन्ड होगा क्या, यहाँ पर एक ही मेटल है तो कहाँ से मेटल बॉन्ड, तो मेटल बॉन्ड के लिए 0। कितने लिगेंड और कितने आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देंगे, ये इनकैप्सुलेटेड एटम है क्या, इनकैप्सुलेटेड एटम भी 0 है, कोई भी इनकैप्सुलेटेड एटम नहीं दिया है। कार्बोनिल के लिए 3 दूनी 6, 3 कार्बोनिल है, 1 2 देता है तो 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस कितने PPS3 कितना होगा भाई, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो है आपका कितना चार्ज होगा, PPS3 एक आपका न्यूट्रल लिगेंड तो एक ही है तो 2 देगा। ये जो है आपका इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, -1, तो माइनस होता है तो जुड़ता है +1। किसके बराबर होगा ये, तो ये बराबर होना चाहिए 18 इंटू नंबर ऑफ मेटल, और नंबर ऑफ मेटल कितना है 1, तो यहाँ भी नंबर ऑफ मेटल कितना है आपका 1। तो मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं फाइंड आउट कर दिया तो बताओ मेरे को कि कौन सा मेटल होगा जिसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं बता पाऊँगा कि यहाँ पर कौन सा मेटल यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट का यूज़ होगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका 0 + 0 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, 8 और 1 9। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा 18, और इधर अब इधर ले लेंगे तो माइनस, तो 6 2 8, 8 और 1 9, तो ये 9 माइनस कर देंगे आप, तो 9 जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9। अब बताओ मेरे को आप कि ऐसा मेटल आपको डिसाइड करना है जिसमें आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में, तो 9 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होने चाहिए। तो बताओ आयरन के में कितने होते हैं, आयरन के में 8, और कोबाल्ट के में कितने होते हैं 9। ये आपका फर्स्ट रो पूछा है ना, तो ये 3D सीरीज में आयरन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और कोबाल्ट के वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो मेरा मेटल है पहले क्वेश्चन में, ये पहले क्वेश्चन में मेरा मेटल क्या निकल के आएगा कोबाल्ट। क्लियर है। तो इस तरह से सॉल्व करना है फ्रेंड्स,
ऐसे क्वेश्चंस को आपको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आंसर इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका ये 2 दिया है, दैट इज एज्यूम सिंगल मेटल मेटल बॉन्ड। तो थोड़ा सा मैं इसको हिंट दे देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे आप। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, इस 2 को, चलो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ईटा 5 जो है C5 2 हो जाएगा, मेटल क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और कार्बोनिल कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6। अब आप इसको सॉल्व करना, आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सेम फार्मूले में आप वैल्यू रख देना। आपका ईटा 5 5 इलेक्ट्रॉन देता है, 5 दूनी 10, तो इसके हो जाएंगे। ठीक है, मेटल का आपको पता होना चाहिए, तो मेटल जो है आपका कितना होगा, मेटल ये आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ मेटल कितने हैं, 2। ठीक है, प्लस मेटल बॉन्ड कितना एज्यूम किया गया है यहाँ पर, 1, तो 1 इंटू 1 सिंगल मेटल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। और आपका कोबाल्ट का कार्बोनिल से कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहा है आपको, 6, तो 6 दूनी 12। किसके बराबर होना चाहिए ये, तो ये होना चाहिए आपका 18 इंटू नंबर ऑफ मेटल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेटल्स यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ से 10 टोटल वाले से इलेक्ट्रॉन इंटू 2 आप सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये क्या हो जाएगा आपका 18 इंटू 2 36, और जब लेफ्ट हैंड साइड को इधर सॉल्व करेंगे तो 36, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 तो 2, 12 और 2 14, 14 10 24, और ये आपका ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बटे में 2, बटे में क्या हो जाएगा इंटू 2, बटे में आ जाएगा, इधर आएगा तो 2 हो जाएगा। आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, और वो क्या होगा, 6 से 4 जाएगा तो 2, और आपका ये क्या हो जाएगा, 3 से 2 जाएगा तो 1, तो ये हो जाएगा आपका 12/2 इज इक्वल टू 6। तो बताओ कौन सा मेटल है, अरे कौन सा मेटल है जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो बताइए क्रोमियम है क्या जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर मेटल कौन यूज होगा, क्रोमियम। समझ आया क्या। तो इस तरह से ये जो है आपका सॉल्व होगा। आपको फार्मूला को याद में रखने हैं, और उस फार्मूले को आप स्टेप बाय स्टेप समझते हुए अगर उसको वैल्यू को पुट करते जाते हैं तो आपसे आसानी से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपके सी और बी को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में पेस्ट करना है। क्लियर है। सो फ्रेंड्स, तो ये था लेक्चर आपका 2 कार्बोनेट कंपाउंड का, जिसमें हमने शुरू में आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिए। आगे मैं 16 इलेक्ट्रॉन रूल और एक्सेप्शन की अगले लेक्चर में बात करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग लेक्चर। थैंक यू।